हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। रीजनल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो आज इसमें हम आर्थिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक प्रदेश है उनका वर्गीकरण देखेंगे आज। उससे पहले जो आर्थिक प्रदेश है उसमें सबसे अधिक जो योगदान है जो सोवियत संघ है, जो वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, रशिया, जो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान सोवियत भूगोलवेताओं का रहा है। यानी जो सोवियत संघ के जो भूगोलवेता है उन्होंने आर्थिक भूगोल में उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि जो सोवियत संघ था वहां का जो क्षेत्र था, जैसे साइबेरिया वगैरह है, वो काफी अधिक बर्फीले क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है। तो वहां पे सोवियत संघ के विकास के लिए, उसकी आर्थिक उन्नति के लिए वहां के जो भूगोलवेता थे उन्होंने जो संसाधन है, जो खनिज है, उनके लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। तो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में जो सोवियत संघ है उनके भूगोलवेताओं का अधिक योगदान रहा है। इसके बाद है जो सोवियत भूगोलवेता वीवी पोक्सीशेवस्की, श्रीमती डॉक्टर जी सदाशिव तथा भारतीय भूगोलवेता स्वर्गीय पी कुमारी सेन गुप्ता ने आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया। तो जो आर्थिक प्रदेश है उनका सीमांकन किया कि कौन से जो क्षेत्र है वो आर्थिक प्रदेश कहला सकते हैं। इनका जो सीमांकन है, ये जो सोवियत संघ के भूगोलवेता और भारतीय भूगोलवेता स्वर्गीय पी सेन गुप्ता की इन्होंने किया था। और इन्होंने मतलब डॉक्टर जी सदाशिव और पी सेन गुप्ता इन्होंने मिलकर आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया था। उसके बाद है आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण। आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण 5 भागों में बांट रखा है। इसमें पहला है औद्योगिक, व्यापारिक, आर्थिक तंत्र, सर्वाधिक विकसित प्रदेश। फिर है कृषि, औद्योगिक, मिश्रित, आर्थिक तंत्र, अर्धविकसित आर्थिक प्रदेश। फिर है केंद्रीय नियोजन विकसित प्रदेश। फिर चौथा नंबर पे है विकासोन्मुख आर्थिक प्रदेश। फिर अंतिम है केंद्र नियोजित विकासोन्मुख प्रदेश। तो ये आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण है। उसके अलावा इसमें कुछ और प्रदेश है, जैसे विकासोन्मुख, पेट्रोल निर्यातक प्रदेश और अत्यल्प विकसित आर्थिक तंत्र प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले हम औद्योगिक, व्यापारिक, आर्थिक तंत्र, सर्वाधिक विकसित प्रदेश, तो पहला प्रदेश है उससे उसका अध्ययन करते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सम्मिलित है। यानी बहुत अधिक विकसित देश है वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है कि सर्वाधिक विकसित प्रदेश, सर्वाधिक विकसित प्रदेश, यानी वो प्रदेश जो सबसे अधिक विकसित है। तो इसमें देखो, ये विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश है, सबसे अधिक संपन्न देश है। यहाँ जो औसत प्रति व्यक्ति जो औसत आय है वो भी यहाँ सबसे अधिक है। देखो, इन देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1997 में $23,168 थी, जबकि विश्व का औसत था $4,510। तो कितना फर्क आ गया इसमें।
तो विश्व का औसत है $4,510। और जो ये सर्वाधिक विकसित प्रदेश है, इनका प्रति व्यक्ति औसत आय थी $23,168। तो उसके बाद यहाँ की जो मुद्रास्फीति है वो भी बहुत अच्छी है इन देशों की। और इस वर्ग की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो उन मुख्य विशेषताओं को हम देखेंगे। देखो, मुख्य विशेषताओं में पहला बिंदु है इसमें कि इन देशों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1% से भी कम है। यानी ये जो देश है, या जो जनसंख्या की वार्षिक दर है वो 1% से भी कम है, जबकि विश्व की जनसंख्या की वार्षिक दर 1.6% है। यानी इससे भी कम है यहाँ की जनसंख्या। जो विश्व का जो औसत दर है उससे भी यहाँ बहुत कम है। यहाँ केवल जनसंख्या की वार्षिक दर 1% ही है, यानी बहुत ही कम यहाँ जनसंख्या मिलती है, पहली बात तो। फिर इसमें है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान सेवाओं का है, जबकि कृषि का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 4% से कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम तथा बेल्जियम में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मात्र 1.2% कृषि से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर जो जैसे प्राथमिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, मानव के कार्य को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर जो इन देशों में जो सेवाएं हैं, यानी जो तृतीय क्रियाएं हैं वो अधिक होती हैं। सेवाओं में जैसे ऑफिस वगैरह में जो काम करने वाले हैं, शिक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, वो तृतीय सेवाओं में आते हैं। और ये जो तृतीय सेवाओं हैं ये वहाँ अधिक है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक डेवलप क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ काम करने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। तो सेवा क्षेत्र में यहाँ अधिक लोग संलग्न हैं, जबकि कृषि के अंदर बहुत ही कम लोग यहाँ संलग्न हैं। जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, यूके का इसमें एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर कृषि में केवल 1.2% लोग ही संलग्न हैं, जबकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में लगभग 70% लोग हैं वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु है, इस वर्ग के देशों में ऊर्जा उपभोग में कनाडा और संयुक्त राज्य सर्वोच्च है। ऊर्जा उपभोग में, यानी जो देश जितना अधिक ऊर्जा की खपत करता है वो उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। ऊर्जा का खपत का मतलब हो गया एक विकसित देश, जहां पर बहुत से निर्माण कार्य होते हैं। और इसमें जो कनाडा है और अमेरिका है वो सबसे अधिक आगे हैं ऊर्जा के उपभोग में। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। कनाडा अमेरिका उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है और ये दक्षिण में है। दोनों ही देश पास में ही स्थित हैं। तो यहाँ जो ऊर्जा का उपभोग है वो सबसे अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व के कुल निर्यात में 71% और आयात में 69%, 69% अंशदान इन्हीं देशों का रहता है। यानी इनका आयात और निर्यात है वो भी बहुत अच्छा है। फिर है अगला बिंदु है कि इन औद्योगिक देशों में जीवन की गुणवत्ता अति उच्च स्तर की है।
यानी इन देशों में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही उच्च है। विश्व स्तर पर मानव जीवन गुणवत्ता निर्देशांक में प्रथम 10 स्थान पर इसी वर्ग के देश है। जब एक सर्वे किया जाता है कि विश्व के कौन से देशों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, तो ये जो सर्वाधिक विकसित प्रदेश है इसी देशों का प्रथम 10 स्थान इन्हीं देशों का आता है। यानी बहुत ही अधिक डेवलप कंट्री है ये। जनसंख्या भी कम है, एजुकेशन बहुत है, उद्योग धंधे बहुत है, सड़कें अच्छी बनी हुई है, यातायात के साधन है, मतलब हर तरीके से ये संपन्न देश है ये। उसके बाद है सेकेंड बिंदु लेते हैं, कृषि औद्योगिक मिश्रित आर्थिक तंत्र अर्ध विकसित आर्थिक प्रदेश। अब ये जो प्रदेश है, पहले वाले प्रदेश से देखो कुछ कम विकसित है, यहां लिखा है ना अर्ध विकसित आर्थिक क्षेत्र, ये अर्ध विकसित है और ये सर्वाधिक विकसित था। यानी यहाँ ये कुछ कम विकसित देश है इसके अंतर्गत आते हैं। देखो इसके अंतर्गत अर्जेंटीना, यूरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका संघ, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फिनलैंड आदि देश इसमें आते हैं। जापान भी इसमें आता है, क्योंकि वैसे तो जापान एकमात्र देश है एशिया महाद्वीप का जो कि विकसित देश है। जो जापान है वो अब विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इन देशों में कृषि औद्योगिक मिश्रित आर्थिक तंत्र मिलते हैं। कृषि औद्योगिक मिश्रित आर्थिक तंत्र है इन देशों में। इसमें इस क्षेत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। देखो इस क्षेत्र की विशेषताओं में है, पहला बिंदु है जैसे अर्जेंटीना और यूरुग्वे, इन दो को छोड़कर सभी देशों में कुल रोजगार में लगे व्यक्तियों का 30 से 50% भाग कृषि में संलग्न है। यानी ये जो देश है कृषि प्रधान देश है, और जबकि सर्वाधिक विकसित प्रदेश में जैसे यूएसए है और यूनाइटेड किंगडम है, इनमें 1.6% लोग ही कृषि में जुड़े थे, और जबकि इस भाग में 40 से 50% लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं। यानी बहुत अधिक यहाँ फर्क आ गया इस देश में। प्राय सभी देशों में कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। इन देशों में आधुनिक तकनीक का उपयोग तो हो रहा है कृषि में, लेकिन जो विकसित प्रदेश है उनकी तुलना में कम हो रहा है। सेकेंड बिंदु है इटली और जापान अब विकसित देशों से बहुत कम पीछे हैं। इटली और जापान है उसे इस प्रदेश में गिना गया है, लेकिन वे विकसित देशों की श्रेणी में ही आते हैं। और जापान तो एकमात्र देश है एशिया का जो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि जापान में भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बहुत अधिक डिसिप्लिन है, एजुकेशन बहुत है, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत आगे है। फिर तीसरा बिंदु है इसमें कि अर्जेंटीना और यूरुग्वे में कुल रोजगार में लगे व्यक्तियों का 20% से कम कृषि में संलग्न है। इस श्रेणी में केवल अर्जेंटीना और यूरुग्वे ही दो ऐसे देश हैं जहां पे लोग कृषि कार्यों में कम संलग्न हैं। 20% लोग ही ये कृषि कार्य में संलग्न हैं। लेकिन इन देशों में राजनीतिक स्थिरता नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता है यहाँ, जो सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, या फिर यहाँ सैनिक शासन है, या फिर तानाशाही शासक है, एक ही व्यक्ति का शासन है यहाँ पे। फिर है तीसरा है
केंद्रीय नियोजन विकसित प्रदेश। इसमें है जो देश शामिल है वो है सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देश, क्यूबा, अंगोला, नामीबिया जैसे अन्य महाद्वीपों के कुछ छिटके हुए कुछ अलग अलग देश है वो भी इसमें शामिल है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि जो अर्थतंत्रों में संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर राज्य का एकाधिकार होता था इन देशों में, यानी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी, जो संपत्ति होती थी वो राज्य की होती थी। यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा के ये देश थे, सोवियत संघ है, जैसे क्यूबा है और जैसे वर्तमान में जो चाइना है, ये मार्क्सवादी विचारधारा के देश है। यहाँ जो संपत्ति होती है वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नहीं होती, वो एक राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है। वो तो अर्थतंत्र के हर प्रखंड जैसे कृषि, निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार के विकास की दिशा एवं लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित होते थे। यहाँ पे जो उद्योग धंधे वो सारे राज्य के द्वारा निर्धारित होते थे। इनकी जो कीमत होती है वस्तुओं की वो भी राज्य ही निर्धारित करता है। इन देशों के आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी आंकड़े जो राष्ट्र संघ अथवा विश्व बैंक के पास उपलब्ध होते हैं के आधार पर केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। देखो, इस विशेषताओं में पहला बिंदु है इनमें इन देशों का आर्थिक विकास भारी उद्योगोन्मुख रहा है। यानी ये जो देश है इन्होंने बहुत अधिक आर्थिक विकास अपना किया है और इसमें विशेष रूप से रूस, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप के देश इसमें शामिल है जिन्होंने तीव्र आर्थिक विकास किया है। जैसे चाइना है तो चाइना ने भी तीव्र अपना आर्थिक विकास किया है। द्वितीय बिंदु है कि इस प्रदेश में सोवियत संघ से बने अन्य राष्ट्रों के पास संसाधनों की प्रचुरता है। देखो, पहले जो रशिया है वो कई देश मिलकर सोवियत संघ एक गुट है उसका निर्माण किया गया था। जो विश्व है दो खेमों में बटा हुआ था, एक तो सोवियत संघ, एक अमेरिका का संघ था जिसे नाटो संघ कहते हैं। सोवियत संघ तो अब समाप्त हो गया है मगर अमेरिका का नाटो संघ है वो अभी अस्तित्व में है। तो विश्व है दो शक्तियों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और नाटो में। लेकिन सोवियत संघ का पतन हो गया था तो उसके बाद जो सोवियत संघ में जो देश थे वो सारे अलग अलग हो गए थे। तो जो सोवियत संघ था और उसके जो देश इसमें शामिल थे उनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इस वर्ग के देश काफी प्रयत्नशील रहे हैं और ये जो देश है ये कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए काफी प्रयत्नशील रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु है फिर चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूसी फेडरेशन, बुल्गारिया, यूक्रेन, पोलैंड, आर्मेनिया, जॉर्जिया और कजाकिस्तान आदि उच्च मानव विकास कोटि में सम्मिलित है। यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो यूएनओ जारी करता है उसमें भी ये देश ये जो कंट्री है इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, यानी खराब कंडीशन नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन है लोगों की। फिर नेक्स्ट बिंदु है इस प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन की दर 12 से 17% तक है जो तीव्र उन्नति का सूचक है। यानी जो औद्योगिक क्षेत्रों में ये जो देश हैं ये इन्होंने अच्छी प्रगति की है और कर भी रहे हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है विकासोन्मुख आर्थिक प्रदेश।
विकासोन्मुख जो आर्थिक प्रदेश है, ये जो प्रदेश है ये एक, इसमें अधिकतर जो गरीब देश है वो शामिल किए जाते हैं इसमें। और इस क्षेत्रफल विस्तार की दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो विश्व के सभी आर्थिक प्रदेशों की अपेक्षा यह आर्थिक प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये जो गरीब देश भी है, साथ में इनका जो क्षेत्रफल है विश्व में वो सबसे अधिक भी है। तो इनकी तो देखो, इनमें इन प्रदेश के अंतर्गत जापान को छोड़कर समस्त एशिया, संपूर्ण अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो इसकी देखो विशेषताएं हैं। ये जो प्रदेश है गरीब देश है। अधिकांश देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय $705 है, और जबकि ये सर्वाधिक विकसित प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो विश्व औसत से भी बहुत अधिक थी। सेकेंड बिंदु है भोजन की उचित मात्रा तथा अपेक्षित तत्वों में कमी होने के कारण इन देशों में कई रोग पैदा होते हैं और स्वास्थ्य यहाँ अच्छा नहीं है। मनुष्य की कार्य क्षमता भी यहाँ कम है, क्योंकि देशों में देखो एक तो भूखमरी है, संसाधन तो यहाँ बहुत है मगर टेक्नोलॉजी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जनसंख्या, सबसे मुख्य कारण जनसंख्या है। यहाँ जनसंख्या यहाँ बहुत अधिक है, जिससे ये अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं देश। भूखमरी है, कुपोषण के शिकार है बच्चे, लोगों को प्राथमिक सुविधाएं भी यहाँ प्राप्त नहीं है इन देशों में। तो इन जो देशों में जो लोग हैं, जो 50% से भी अधिक लोग हैं, जैसे भारत में लगभग 65-70% जो लोग हैं कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब गणतंत्र जो देश है, यहाँ पर 20 से 25% जो खाद्यान्नों का आयात यहाँ किया जाता है। यानी कृषि कार्य भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है यहाँ पर। जो खाद्यान्नों के लिए इन्हें दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है, वहां से इन्हें आयात करना पड़ता है। भारत और चीन अब काफी विकास कर चुके हैं। भारत और चीन ने तो अपना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है और करते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्र नियोजित विकासोन्मुख प्रदेश। देखो, इस प्रकार के आर्थिक प्रदेशों के अंतर्गत चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम जैसे विकासोन्मुख देश है। और इसमें से जो चीन है, चीन अब बहुत अधिक प्रोग्रेस कर रहा है आर्थिक मामलों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण था, ये अपने पढ़ लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।